Assalamu alaikum and very good evening everyone as per Pakistan time. मैं सबसे पहले तो तमाम पार्टिसिपेंट्स का और स्पेशली स्पीकर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आज के इस वेबिनार में शिरकत की, खास तौर पे डॉक्टर कामरान साहब का, असद राजपूत साहब का और डॉक्टर इनामुल्लाह सैयद साहब का और खसूसी तौर पे गुरदेव सिंह जी का, जिन्हां दियां गल्लां उन्हां दे दिल चों निकलियां ने ते साडे दिल च उतरियां ने। मैं बहुत स्पेशली उन्हां नूं थैंक यू कहना चाहना और मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने बहुत प्यारे दोस्त और इस जूनागढ़ इशू पे जिनकी बड़ी एफर्ट है इस वक्त दियास्पोरा में, अफजल खान शिरवानी साहब का, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने यहाँ अक्रॉस द यूरोप तमाम हमारे मोअज़्ज़िज़ पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने इसमें शरीक किया, मदऊ किया, इनवाइट किया। और हिज हाइनेस नवाब साहब जहांगीर खान जी ऑफ जूनागढ़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकाला और इसमें आज के लिए उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक मैसेज और पैगाम दिया। मैं दो तीन मुख्तसर मुख्तसर बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली पहली तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ जो गुरदेव सिंह जी ने बात की और हमारे बाकी स्पीकर्स ने भी उस पर बात की कि खालिस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और ये नाम जो है ये बहुत बाद के हैं। अब देखने की बात ये है कि ये नाम जो पड़े, इन नामों का मूजिब क्या था, इन नामों की रीजन क्या थी कि ये नाम इतने सारे क्यों पड़े। इसकी एक सिंपल रीजन थी और वो रीजन थी इस रीजन की फोर्स्ड कॉलोनाइजेशन। बरतानिया जा रहा था, ये देख रहे थे, सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो इस बात को भांप गए थे कि बरतानिया को बिलाखिर यहां से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म का एक नारा लगाया और इस पे बड़ी बड़ी यहाँ पे उन्होंने बातें तराशी। एक उन्होंने कहा जी कि हमारा इंडिया का सबका जो कल्चर है वो कॉमन है और हम सब जो है वो इंडियन है। तो मैं बावजूद छोटे छोटे इख्तिलाफात के, अगर आप ईस्ट में बैठ के वेस्ट को देखें तो आप साउथ एशिया में बैठ के अगर यूरोप को देखें तो आपको यूरोप की कल्चरल सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा नजर आएंगी। यानी एक देसी आदमी के लिए शायद पोलिश में और जर्मन में कोई बड़ा फर्क ढूंढना एक मुश्किल काम होगा। वहां वो जो लोग रहते हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, उनकी तो कल्चरल लाइंस हैं। लेकिन हमारे जैसे जो देसी लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कोई ऐसा बड़ा फर्क ढूंढ सकें। इन फिर कलर ऑफ स्किन में आप देख लें कि यूरोप सारे में एक कलर ऑफ स्किन डोमिनेट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे बहुत से ममालिक हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा जी हमारा अक्रॉस द इंडिया आर्किटेक्चर एक जैसा है और उसकी उन्होंने मिसाल दी कि आप लंका के साहिलों से लेके तो आप इंडस रिवर तक देख लें, हर जगह पे टेम्पल्स के जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर सिमिलैरिटी है। तो आप यूरोप के अंदर भी देख लें, जो उनके कैथीड्रल्स बने हुए हैं या जो उनके चर्च बने हुए हैं उनके अंदर बहुत चीजें जो है वो सिमिलर हैं। एक डॉक्ट्राइन जो था वो वहां पे प्रिवेल करता था जिसकी बड़ी पैमाने पे वहां पे तब्दीली हुई थी। उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पे जो किले हैं, फोर्ट्स हैं, फोर्ट्रेसेस वगैरह हैं, इनके अंदर बड़ी सिमिलैरिटी है। आप यूरोप के अंदर उनके कासल्स देख लें, उनके फोर्ट्रेसेस देख लें, उनके आर्किटेक्चर के अंदर भी मिलती जुलती यही सिमिलैरिटी पाई जाती हैं जो यहाँ पे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो यूरोप कई हिस्सों के अंदर तकसीम है और लिंगुअल, जियोग्राफिकल और एथनिसिटीज की जो आइडेंटिटीज हैं उनकी बुनियाद पे यूरोप में तकसीम है। पोलिश अपनी
रियासत रखते हैं, जर्मन अपनी रियासत रखते हैं, फ्रेंच अपनी रियासत रखते हैं, डच अपनी रियासत रखते हैं। तो इंडिया के अंदर जो ये इंडियन नेशनलिज्म का नारा था, इसके तहत एक जो डोमिनेंट उनकी मेंटेलिटी थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो सारे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करें। उसके लिए उन्होंने यहाँ की जो ये आइडेंटिटीज थी, जो कल्चर की बुनियाद पे थी, जुबान की बुनियाद पे थी, जोग्राफिया की बुनियाद पे थी, इनको इन्होंने तस्लीम नहीं किया और पूरे रीजन को इन्होंने कॉलोनाइज करना चाहा। मैं आज फिर जैसे बाकी मुकर्रीरीन ने भी कहा, मैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बसीरत को सलाम और ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने हमें उस वक्त ये बताया था कि इंडिया कभी भी एक यूनाइटेड कंट्री नहीं रहा। कभी भी अगर ये यूनाइटेड रहा है तो किसी ऑक्युपेशनल फोर्स के अम्ब्रेला तले रहा है। वो ऑक्युपेशनल फोर्स या वो जो एक बड़ी ताकत थी, इंपीरियल पावर थी, वो चाहे अशोका हो, वो चाहे मुगल हो, वो चाहे बरतानिया हो। जब तक कोई बड़ी इंपीरियल फोर्स नहीं आती, हिंदुस्तान कभी भी जो है वो एक कौम या एक मुल्क नहीं रहा। जो शेरवानी साहब ने बात की, हकीकत वही है कि इंडिया 562 हिस्सों से भी ज्यादा में तकसीम था। 562 तो प्रिंसली स्टेट्स थी, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से सूबे और प्रोविंसेस और ये चीजें थी। तो हिंदुस्तान के बासियों को ये हक हासिल है कि वो अपना ये हक जो है रियासतों का वो हासिल करें। कश्मीरियों को हक हासिल है खालिस्तान की तहरीक को, इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिकली करेक्ट है और लीगली जस्टिफाइड है और मोरली बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये उनका एक जायज हक है। उनकी एथनिसिटी जो है वो बाकी हिंदुस्तान से अलग है, उनकी जुबान बाकी हिंदुस्तान से अलग है, उनका कल्चर बाकी हिंदुस्तान से अलग है, उनका धर्म जो है वो बाकी हिंदुस्तान से अलग है। हर एतबार से जो सिख कम्युनिटी है वो कौमियत के मयार पे पूरा उतरती है। कौम की कोई सी भी तारीफ कर ली जाए, जो उधर के पंजाब के जो कम्युनिटी है, जो इस वक्त किसानों के रूप में एक बहुत बड़ी तारीखी स्ट्रगल कर रही है, ये उनका हक बनता है। और इसी तरह जो कश्मीर है, कश्मीर कश्मीरियों का है और उनकी जो जदोजहद है एक नजरिए के तहत पाकिस्तान के साथ, वो जदोजहद आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, जमहूरी तौर पे बिल्कुल वैलिड है। और यही बात जो है वो जूनागढ़ के लिए है। मैं दूसरी बात ये मुख्तसरन कहना चाहता हूँ कि जूनागढ़ जो है ये इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करने की सबसे बड़ी केस स्टडी है। यानी कश्मीर के ऊपर अगर आप इंडियन केस देखें तो वो ये कहते हैं कि जी महाराजा ने हमारे साथ इल्हाक किया था और महाराजा की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। हालांकि एलिस्टर लैम्ब जो बहुत बड़े ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, साउथ एशिया पे बड़ा काम है उनका, विक्टोरिया स्कोफील्ड वो भी बहुत बड़ी ब्रिटिश हिस्टोरियन है, पार्टीशन पे, कश्मीर पे, साउथ एशिया पे बड़ा काम है। ये सब ब्रिटिश हिस्टोरियन इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर का है हिंदुस्तान के साथ, वो बोगस है, वो फेक है, वो जाली है। महाराजा ने कोई एक्सेशन साइन नहीं किया हिंदुस्तान के साथ। तो एक बोगस दस्तावेज को लेके वो कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और एक तरफ एक लीगल डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान के साथ, नवाब ऑफ जूनागढ़ पक्का, जिसपे दोनों सॉवरेन्स के दस्तखत हैं, गवर्नर जनरल पाकिस्तान के भी और नवाब ऑफ जूनागढ़ के भी। उसके ऊपर भी ये जाके कब्जा कर लेते हैं। यानी जिसने इल्हाक नहीं किया इनके साथ उसको भी उन्होंने काबू कर लिया, और जिसने इल्हाक जिसकी उन्होंने जाली दस्तावेज बना ली उसके ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान के वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये उनके हेजमोनियल डिजाइन है, ये उनका वो इंपीरियल डिजाइन है जिसको दुनिया के सामने एक्सपोज करने की जरूरत है। और अगर आप इन डेप्थ जाएं, एक नहीं, उन्होंने कई रियासतों के महाराजों को उन्होंने गर्दन पे बंदूक रख के और कनपट्टी पे पिस्तौल रख के उन्होंने उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करवाए। आप जोधपुर की मिसाल ले लें, आप जयपुर की मिसाल ले लें, हम मनावादर की बात भी इंशाल्लाह किसी मौके पे करेंगे, आप हैदराबाद की मिसाल ले लें, उसके अलावा भी तमाम जो रियासतें थी उनकी आप मिसाल ले लें। वो महाराजे जो उनके थे वो ये कहते थे
कि जो ये हिंदुस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसिक्यूशन है। कोई भी जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो हिंदुस्तान के साथ नहीं जाना चाहती थी। कायदे आजम साहब की, जिन्ना साहब की जो पॉलिसी थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए बहुत लिबरल पॉलिसी थी, इसलिए वो सारे आना चाहते थे। मैं एक मिसाल देके अपनी बात को अगले आखिरी हिस्से में जाता हूँ। वो ये कि जोधपुर का महाराजा हिंदू, मेजॉरिटी पब्लिक हिंदू, जयपुर का महाराजा हिंदू धर्म से, मेजॉरिटी पब्लिक हिंदू धर्म से, लेकिन जोधपुर जयपुर दोनों पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करना चाहते थे। और जिन्ना साहब ने इनको कहा था कि मैं आपको समुद्र तक एक्सेस दूंगा, आपको तिजारत का रूट दूंगा समुद्र तक अगर आप पाकिस्तान के साथ आते हैं। इन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया दोनों महाराजों को, और जबरदस्ती उनसे उन्होंने, वल्लभ भाई पटेल ने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिखवाया। तो ये तो हमारी नलायकी है बतौर कौम के कि हमने आज तक इन मौजूआत को पढ़ा ही नहीं है, हमने आज तक इन मौजूआत पे स्टडी नहीं की, और दुनिया को हमने हिंदुस्तान का ये असल चेहरा दिखाया ही नहीं कि किस तरीके से इन्होंने किया। खान साहब बनावदर जो जूनागढ़ के साथ रियासत थी, खान साहब बनावदर ने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया, तो इन्होंने खान साहब बनावदर को अंडर अरेस्ट कर लिया, उनको इन्होंने बहुत डराया धमकाया, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा जी मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया है, मैं उसको वापस नहीं ले सकता। यही केस जो था वो शेख साहब मंगरोल का था। तो हिंदुस्तान ने हर जगह पे दौंस, धांधली, जबरदस्ती, गसब, कब्जे के साथ इसको उन्होंने किया। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसपे बहुत से हमारे दियास्पोरा में से जितने लीडर्स आज की इस वेबिनार में थे, उन्होंने इस पे अपने कंसर्न्स जो किए कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो, या हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो ज्यादा काम नहीं करते। इसमें कुछ इशू सिस्टम का है। आप अगर देखें हमारा आज तक का जो सिस्टम चल रहा है वो 1950 का, 1960 का सिस्टम चल रहा है। यानी चिट्ठी बन रही है, चिट्ठी साइन हो रही है, चिट्ठी जा रही है, चिट्ठी चल पड़ी है, चिट्ठी पहुंच गई है, चिट्ठी खुल रही है, चिट्ठी पढ़ी जा रही है। तो हम आज तक 1960 की चिट्ठियों पे बैठे हैं भाई। अब तो 5G है, अब तो 5G का जमाना है। अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को हमें बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके आने की जरूरत है। और हमने ये जो रिकमेंडेशन है वो फॉरेन ऑफिस को भी हम ये देते हैं हमेशा कि वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करें। निरा डिप्लोमेट्स का भी कसूर नहीं है, जो आज तक हमारा सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब चेंज का नारा लेके आए थे, तो इन्हें सबसे पहले अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को फास्ट ट्रैक के ऊपर लाने के लिए एक इनकलाबी इकदाम करने की जरूरत है, बहुत बड़ा चेंज ले आने की जरूरत है हमारे इन डिप्लोमेटिक मिशंस को मजीद फास्ट ट्रैक पे रखने के लिए। और इसमें बहुत बड़ा किरदार कश्मीर का इशू आज तक सारी दुनिया के अंदर सुना जाता है, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो कश्मीरी दियास्पोरा है। मैं पिछले दिनों देख रहा था ये जब किसानों का वहां पे जुल्म तशद्दुद हुआ दिल्ली में इन पे, तो न्यूयॉर्क के अंदर हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स और उनके ऊपर खालिस्तान के झंडे, और वो उनकी मेन हाईवे के ऊपर चल रहे थे। तो जो द्यास पूरा होता है वो अपनी ममालिक का बहुत बड़ी नुमाइंदगी कर सकता है। इसलिए हम जो पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे हैं, हम वहां के दियास्पोरा के मसाइल नहीं समझते, और हम उनकी वो कदर नहीं करते जितनी बड़ी वो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। मुझे कोई शक नहीं है इस बात के अंदर कि आज भी अगर कोई रहता सहता सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का कहीं पर है, तो वो उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की वजह से है जो बेलौस होकर पाकिस्तान की खिदमत करते हैं वहां पे, जिनको कोई सरकारी मुआवजा नहीं मिलता। उनके लिए ना अम्बेसियों के दरवाजे उस तरह खुले होते हैं, तक उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती। लेकिन वो हर जगह, जिस तरह एक मोर्चे पे सिपाही जंग लड़ रहा होता है, वो हर मुहाज पे पाकिस्तान का दिफा करते हैं। हमें उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की भी कदर करनी चाहिए, हमें उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आज तक हमारे जो मसाइल हैं, वो कश्मीर का इशू अगर जिंदा है तो वो भी हमारे दियास्पोरा की वजह से जिंदा है। यूरोपीय यूनियन के अंदर जो बैठे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं, वैसे जितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं हमेशा ये लोग निकलते हैं। तो मैं जूनागढ़ के मसले पे भी शिरवानी साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और गालिबन ये असद राजपूत साहब ने फरमाया, या सैयद साहब ने ये फरमाया था कि फर्स्ट स्टेप इज हाफ डन।
तो हमने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मुझे यकीन है कि ये हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, ये इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और हम इनको मज़ीद जारी रखेंगे। मैं गुरदेव सिंह जी से भी ये गुज़ारिश करूँगा कि वो भी हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं, मिलके हमने ये जद्दोजहद करनी है। और मैं एक बार फिर तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑनरेबल मॉडरेटर का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम स्पीकर्स का इंडिविजुअली मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत टाइम निकाला। और अफजल शेरवानी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। लेकिन मुझे यकीन है कि ये बारिश का पहला कतरा था, बारिश इसके बाद आनी है। थैंक यू वेरी मच।